तो अब आता है चैप्टर 4 दैट राउथ हर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोग कंट्रोल सिस्टम में क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या फाइंड किया, दैट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन का स्टेबिलिटी। सिस्टम का स्टेबिलिटी मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन का स्टेबिलिटी फाइंड करना। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन में क्या था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते थे, और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, दैट इज़ एस स्क्वायर, मतलब जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है उसका हम लोग सबसे पहले फैक्टर निकालते थे, और उस फैक्टर को जब जीरो से इक्वेट करते थे तो वो रूट्स निकल जाता था। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का रूट्स है तो उसको पोल्स बोलेंगे, और उस पोल्स को हम लोग एस प्लेन में प्लॉट करते थे। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आया तो इसका मतलब वो सिस्टम स्टेबल है, मतलब वो ट्रांसफर फंक्शन तुम्हारा स्टेबल है। अभी तक हम लोग ऐसे स्टेबिलिटी निकाले हैं। अब आता है तुम्हारा ये राउथ हर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें इसके राउथ का जो मतलब राउथ का जो प्रोसेस दिया गया, ठीक है, जो भी फार्मूला जो भी रहा होगा उससे भी हम लोग स्टेबिलिटी ही फाइंड करते हैं। ठीक है, बस इसमें तरीका अलग है। इसमें क्या था, ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर को देख के प्लॉट करके हम लोग फाइंड करते थे, इसका अलग फार्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि राउथ हर्विज फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो राउथ हर्विज जो होता है वो पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखो ट्रांसफ़र फंक्शन का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर भी एक इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल का, डिनोमिनेटर भी एक इक्वेशन होता है। ठीक ना, तो हम लोग उस समय डिनोमिनेटर का रूट्स निकाल रहे थे, लेकिन राउथ का जो है ये पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, मतलब ये इक्वेशन का स्टेबिलिटी बताता है। ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन का स्टेबिलिटी नहीं बताता है, ये इक्वेशन का स्टेबिलिटी बताता है। अब बात अलग है कि यही इक्वेशन तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में रहता है, तो तुम इसके थ्रू ट्रांसफर फंक्शन का स्टेबिलिटी भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आई कि राउथ हर्विज जो है ये पॉलिनोमियल का स्टेबिलिटी बताता है। ठीक है, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा रहेगा तो उसका स्टेबिलिटी हम लोग राउथ के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि राउथ का फॉर्मूला है क्या, तो देखो पॉलिनोमियल मतलब ऐसा एस का पावर फिर घट रहा है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, अभी तक जो है हम लोग ट्रांसफर फंक्शन में एस का मैक्सिमम पावर 2 तक ही हम लोग पढ़े थे, मतलब सेकंड ऑर्डर तक ही हम लोग गए थे। ट्रांसफर फंक्शन में हम लोग सेकंड ऑर्डर तक ही गए थे, लेकिन पॉलिनोमियल का जो ये फॉर्म है इसका देखो ऑर्डर 6 है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं राउथ का स्टेप्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग को राउथ टेबल बनाना होता है। ठीक है, टेबल कैसे स्टार्ट होगा, तो टेबल में इसको बोलेंगे कॉलम और इसको बोलेंगे रो। ठीक है, अब कॉलम में सब यहाँ पे क्या रहेगा, एस का पावर, एस का जो मैक्सिमम पावर दिया है वो तुम्हारा यहाँ पे रहेगा पहला पोजीशन पे, और उसके नीचे पावर घटते जाएगा और लास्ट पावर एस टू पावर 0 रहेगा। ठीक है, ये ध्यान देना, लास्ट का पावर एस का पावर 0 होगा, ये लास्ट होना यही ज़रूरी है। ठीक ना, एस टू पावर 1 पे एंड नहीं होगा, एस का पावर 0 पे एंड होगा। ठीक है, ये कॉलम। अब बात करते हैं वैल्यूज़ कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा तो हो गया एस, यहाँ पे कोइफिशिएंट लिखा जाता है। ठीक है, एस का जो भी कोइफिशिएंट होगा वो लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो पहला रो और दूसरा रो है ये क्वेश्चन से देख के हम लोग कोइफिशिएंट लिखते हैं, और दूसरा के बाद तीसरा जो भी होगा वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन से कैसे देखेंगे, तो देखो यहाँ एस का पावर 6 लिखा है, मतलब एस का पावर 6 में क्या है, ए नॉट कोइफिशिएंट है, ए जीरो यहाँ लिख दो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा सेकेंड कॉलम का फर्स्ट रो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इसका नेक्स्ट पावर। ठीक है, मतलब 6 का नेक्स्ट पावर क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5, लेकिन 5 नहीं लिखना है, 6 का जो ये 6 क्या है, इवन है कि ऑड है, तो ये इवन है, तो इसका नेक्स्ट इवन पावर का कोएफिशिएंट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एस टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या आएगा 6, मतलब इवन पावर का कोएफिशिएंट, मतलब एस टू द पावर 4, 6 के बाद दूसरा इवन कौन है, 4 है, तो 4 का कोएफिशिएंट दैट इज़ A2। ठीक है, उसी स्टाइल में यहाँ पे क्या आएगा, चूँकि ये इवन का है तो सारा इवन का ही पावर लिखाएगा। ठीक है, तो 4 के बाद 2 आता है तो 2 का कोएफिशिएंट, 2 के बाद क्या आएगा, 0 आता है, तो एस का पावर 0 होना मतलब कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि एस का पावर 0 होना मतलब 1 होता है तो कांस्टेंट लिखाएगा। ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म है वही लिखा गया। अगर नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता तो क्या लिख देते, सिंपल 0 लिख देते। ठीक है, अब हो गया। अब उसके बाद 5वां, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन से ही देख के पुट होता है,
ठीक है। तो ए टू द एस का पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या है A1, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट ऑड क्या होगा, देखो ये तुम्हारा क्या है ऑड है, मतलब ऑड का सीरीज चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑड क्या है, 5 के बाद होता है 3, 3 का A3, उसके बाद 1 होता है तो A5 है इसका, तो A5। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑड तो है नहीं तो 0 लिख देंगे, ठीक है। देखो ये जो पहला था इसका लास्ट टर्म ही एंड होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तुमको टेबल बनाना है, ठीक है। अब आ जाता है ये, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि तुम इसके ऊपर वाले रो में चले जाओ, ठीक है। तुम यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे ये दोनों याद रखना डोमिनेट करता है, ठीक है। अब इसका कैसे फॉर्मूला होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई A1 दिस पर्टिकुलर, ठीक है। ये देखो B1 का वैल्यू क्या होगा, A1 A2 दैट इज A1 A2 माइनस A0 A3, ठीक है। ये माइनस होगा, माइनस A0 A3 होल डिवाइडेड बाई A1, ठीक है। उसी तरह से B1 कैसे निकालोगे, जब B1 निकालोगे तो A1 को मल्टीप्लाई करोगे A4 के साथ, ये हट गया, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड विद दिस डिवाइडेड बाई A1, ठीक ना। तो हर समय यही दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और हर समय इसी के साथ डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हें ये रो मिल गया। फाइनली यहाँ पे पहुँचे तो क्या करोगे, दिस इंटू दिस माइनस साइन दिस इंटू दिस, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। तो तुम्हें एक आंसर मिल गया। यहाँ पे आए तो देखो इसको तुम ये इससे डिवाइड करोगे, मतलब इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो 0 से 0 का तो 0 ही हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे आ गए तो ये वाला टर्म डोमिनेट करेगा और इससे ये दोनों मेनली आएगा, ठीक ना। तो जब यहाँ पे यहाँ का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई B1, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई B1, ठीक है। वैसे ही करके सारा वैल्यूज निकलते जाएगा, ठीक है। इसमें एक ट्रिक क्या है कि अगर यहाँ पे 0 है, मान लो तुम जैसे देखो, हाँ जैसे ये वाला देखो, इसमें 1 2 3 है, यहाँ पे 0 है, तो ऐसा फॉर्मेट में ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है, मतलब कैलकुलेट करके देखोगे तो भी वही चीज़ होगा, इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देना, ये बस छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। तो ये हो गया, टेबल हमने बना दिया। अब फॉर्मूला क्या कहता है, आरएच टेबल का आरएच का फॉर्मूला क्या कहता है कि पहला रो में ये पहला रो है, तो पहला कॉलम, ये पहला कॉलम है, तो पहला कॉलम में तुम्हें साइन चेंज को देखना है, मतलब यहाँ से जब तुम यहाँ आओगे तो देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से जब यहाँ है तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब नो साइन चेंज। यहाँ से यहाँ से कहीं भी चले जाओ, इसमें एक्चुअली में कोई साइन चेंज हुआ नहीं, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल लिए हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि जितना साइन चेंज होगा उतना राइट हैंड साइड पोल होगा, ठीक है। ठीक से समझ लो, राउथ का जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड के पोल के काउंट को बताता है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। राउथ हर्विज टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट द काउंट ऑफ नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल्स, ठीक है। मतलब राइट हैंड साइड एस प्लेन के, तुम्हारा देखो एस प्लेन के राइट में कितना संख्या में पोल होगा उसकी जानकारी ये हमें देता है, ठीक है। ये पोल्स का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, जैसे ट्रांसफ़र फंक्शन में हम लोग पोल्स का एग्जैक्ट वैल्यू पता कर लेते थे, ठीक है, इससे पहले वाले में, लेकिन राउथ का जो है वो तुम्हारा सिर्फ कितना पोल होगा इसकी जानकारी देता है, ठीक है, ठीक है। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये कोई कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है नहीं, ये टोटल रूल्स एंड रेगुलेशन वाला चैप्टर है, ठीक है। तो समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं, और सर इसमें ज़्यादा कुछ मतलब इसमें थ्योरी का, ये थ्योरेटिकल है ही नहीं, इसमें सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन याद करते जाओ और आंसर आते जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या जाने कि सिर्फ काउंट ऑफ नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल्स ये बताएगा राउथ हर्विज, ठीक है। तो राउथ हर्विज राइट हैंड साइड का काउंट बता दिया, तो बचा हुआ पोल कहाँ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऐसे करके हम लोग, और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर तुम्हारा क्या बताता है, ऑर्डर देखो इसका ऑर्डर 6 है, हाईएस्ट ऑर्डर, इसका मतलब क्या, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसका टोटल 6 रूट होगा, ठीक है। अब देखो अगर राउथ हर्विज क्या बताता है, रूट्स का जानकारी देता है, तो अगर ये पॉलिनोमियल ट्रांसफ़र फंक्शन के न्यूमरेटर का पार्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा,
इसका जो रूट्स आएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, जीरोस, ठीक है। और अगर यही पॉलिनोमियल या फिर कोई भी पॉलिनोमियल ट्रांसफ़र फंक्शन के डिनोमिनेटर का पार्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उस रूट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, क्वेश्चन तुमको सिंपल टी ऑफ एस करके दे देगा और जो डिनोमिनेटर रहता है उसी से हमें स्टेबिलिटी पता चलता है। तो इसका मतलब क्या, क्वेश्चन जो टी ऑफ एस दिया है उसका डिनोमिनेटर में हमें राउथ हर्विच स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पुट करना है, मतलब उसका राउथ हर्विच मतलब राउथ टेबल बनाओगे, फिर नंबर ऑफ साइन चेंज करके देखोगे कि राइट हैंड साइड में कितना नंबर ऑफ पोल है, ठीक है। अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट आता है आर ओ जेड, मतलब रो ऑफ जीरो। अब वो क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा एक इक्वेशन है, दैट इज एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 6। ये क्या है, ये कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, और हमें इसका स्टेबिलिटी पता करना है। तो कायदा क्या था, प्रोसेस ये था कि इसका आर एस टेबल बनाओगे। आर एस टेबल में हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होता है, तो हाईएस्ट पावर S3 S2 लिख दिए, 2 पावर लिखे काहे कि 2 पावर क्वेश्चन से डायरेक्टली इनपुट होगा। तो S3 का कोएफिशिएंट 1 और इसका नेक्स्ट ऑड क्या हो गया, ये चूंकि ऑड है तो इसका नेक्स्ट ऑड मतलब ये 2, ठीक है। ये इवन है तो इवन का 3 और इसका नेक्स्ट इवन क्या है 6, ठीक है। ये क्वेश्चन से डायरेक्टली पुट कर दिए। और उसके बाद वाला जो कोएफिशिएंट है इसको हमको एक कैलकुलेट करना होता है। तो ये क्या होगा, 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 3 दूना 6 माइनस 6 दैट इज़ 0, ये भी 0। और इसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 तो 0 ही हो गया। तो ऐसा सिचुएशन जब अकर करेगा तो इसको बोलेंगे रो ऑफ जीरो। कहने का मतलब क्या कि s टू द पावर 1 का जो रो था वो कंप्लीट जीरो हो गया, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन को क्या बोलते हैं कि रो ऑफ जीरो प्रेजेंट हुआ है, ठीक है। अब समझते हैं रो ऑफ जीरो का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सबसे सिग्निफिकेंस से पहले समझ लेते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि हमें आर एस टेबल कंप्लीट करना है। ये रो ऑफ जीरो आ गया, मतलब ये टेबल यहीं पे स्टॉप कर गया, अब आगे हम लोग बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमें करना क्या था, इसके आगे बढ़ के साइन चेंज देखना था, ठीक है। तो अब रो ऑफ जीरो के बाद करेंगे क्या, तो इसके बाद सबसे पहला स्टेप होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो जिस रो में जीरो अकर हुआ है उसके जस्ट ऊपर वाला रो को ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें इक्वेशन फ्रेम करना होता है, ठीक है। तो जैसे ये क्या है एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये क्या है नेक्स्ट इवन का कोएफिशिएंट। तो अगर इसका हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, इसका इक्वेशन देखो कुछ ऐसे बनेगा, दैट इज़ 3s स्क्वायर प्लस 6। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ये सेम आर एस टेबल बना दिया हमने, ठीक है। और S1 में रो ऑफ जीरो हुआ था, ठीक है। तो रो ऑफ जीरो के बाद का वैल्यू है ये, इसको मत देखो अभी, ठीक है। तो कायदा क्या है कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आया, मतलब आर ओ जी के जस्ट ऊपर ऑक्सिलरी इक्वेशन से इक्वेशन हम लोग बना दिए और इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 3 दूना 6s प्लस 0, ठीक है। हाँ देखो ये नहीं, यहाँ पे देखो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये था, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो क्या आ गया 6x प्लस 0, मतलब 6x आ गया। अब इसको तुम रो ऑफ जीरो में पुट कर दो, तो रो ऑफ जीरो किस में हुआ था s टू द पावर 1 में, तो s टू द पावर 1 में हम लोग पुट करेंगे तो देखो यहाँ कोएफिशिएंट 6 है और इसका नेक्स्ट क्या है 0, ठीक है। तो तुम्हारा रो ऑफ जीरो जहाँ पे जीरो अकर हो गया था उसके जगह पे एक फाइनाइट वैल्यू आ गया, कैसे है ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से, ठीक है। अब तुमको आगे बढ़ना है, कहाँ तक बढ़ना है एस टू द पावर जीरो तक पहुँचना है, ठीक है। तो ये जीरो कैलकुलेट कर लो, 6 इंटू 6 माइनस, ठीक है, तो ये आ गया। तो ये तुम्हारा कंप्लीट आर एस टेबल बन गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि हमें साइन चेंज, मतलब फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज, तो यहाँ से देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब नो साइन चेंज, एक भी साइन चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड में एक भी पोल नहीं है, ठीक है। ये एक चीज़ क्या क्लियर हो गया कि राइट हैंड साइड में कोई भी पोल नहीं होगा, ठीक है। अब आता है आर का सिग्निफिकेंस, क्योंकि इसमें आर हुआ था तो आर का मतलब क्या है, आर हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स विल एग्जिस्ट एंड द रूट्स विल बी सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ठीक ना। तो कहीं आर अकर हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन पर पोल्स होगा, मतलब ऐसा पोल होगा जो कि सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन कहने का मतलब ये ऑरिजिन है
और इससे इक्वल डिस्टेंस पे दो पोल होगा, अब चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड या इमेजनरी कहीं पे भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक ना। तुम्हारा ओरिजिन से सिमेट्रिकल होगा पोल्स, चाहे इमेजनरी लेफ्ट कहीं पे भी हो, ठीक है। अब देखो ये चीज़ लिख के हम काट दिए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या कि हम पहले जानते थे कि आरओजी होने का मतलब इमेजनरी एक्सिस पे पोल होता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इमेजनरी एक्सिस होने पे राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आरओजी का मतलब ये है, आरओजी का सिग्निफिकेंस बस ये है कि रूट्स विल एग्जिस्ट ऑन सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ठीक है। रूट्स ऑरिजिन के सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक चीज़ कन्फर्म है कि रूट्स पेयर में एग्जिस्ट करेगा। आरओजी हो गया मतलब दो रूट तो कन्फर्म है, ठीक है, और वो दोनों रूट सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन होगा, ठीक है। देखो सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन होने के लिए दो रूट तो चाहिए ना भाई, एक रूट सिमेट्री कैसे बनाएगा, दो रूट तो चाहिए, ठीक है, तो वो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आता है आरओजी का, आरओजी से और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जब क्वेश्चन में आरओजी प्रेजेंट हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि रूट्स का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आया उसका रूट्स निकाल दो। रूट्स निकालना मतलब इसको जीरो से इक्वेट कर दो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को तो जब तुम जीरो से इक्वेट करोगे तो जो रूट्स तुम्हें मिलेगा, ठीक ना, ठीक है। तो ये पहला तरीका था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर दो, तो उससे तुम्हें रूट्स मिल जाएगा एक रूट, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन से मेन इक्वेशंस को तुम डिवाइड दे दो। दैट इज़ मेन इक्वेशन क्या था हमारा, मेन इक्वेशन ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आया उससे हम मेन इक्वेशन को डिवाइड दे दिए, तो जो डिविडेंड हुआ हमारा, ठीक ना, उसको जीरो से इक्वेट करो तो वो फिर अलग एक रूट देगा, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल रूट्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आर एच का देखो, आर एच टेबल जो था वो सिर्फ काउंट दिया था कि इतना राइट हैंड साइड में पोल होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से सारे रूट्स को भी निकाल सकते हैं। अब देखो एक और मिसकॉन्सेप्शन, ऑक्सिलरी इक्वेशन से सिर्फ इमेजनरी एक्सिस का रूट्स निकलता है, ये गलत है। ऑक्सिलरी इक्वेशन तुमको सिर्फ और सिर्फ इसका रूट्स निकाल देगा, ठीक है ना। अब वो रूट्स इस क्वेश्चन में इमेजनरी पे आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी का ही देता है, ठीक है। तो वो एक सही हो गया मिसकॉन्सेप्शन। अब आरओजी को लेके सर ने इतना सारा पॉइंट बताया है, ठीक है। तो इसमें समझने वाला पॉइंट क्या है, समझने वाला पॉइंट बस ये है, देखो कि आरओजी अगर प्रेजेंट हुआ है तो रूट्स जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन होंगे, ठीक है। और सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन का मतलब क्या होता है कि सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन तुम्हारा स्टेबिलिटी को नहीं दर्शाता। जैसे ये देखो, ये सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन है, लेकिन इसमें रूट्स सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन है और रूट्स तुम्हारा इमेजनरी एक्सिस पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको मार्जिनली स्टेबल बोलेंगे। देखो आरओजी हुआ तो रूट सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन हुआ, लेकिन सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रूट सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन है लेकिन रियल एक्सिस पे है, ये तुम्हारा स्टेबिलिटी बनाएगा, ये अनस्टेबल करेगा, तो ओवरऑल सिस्टम अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन में मार्जिनल भी हुआ, अनस्टेबल भी हुआ, ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन आता है रिपीटेड पोल्स का, ठीक है। रिपीटेड पोल्स मतलब क्या हुआ कि इस जगह पे दो पोल आया, ठीक है, इस जगह पे दो पोल आया, तो ये भी देखो इमेजनरी एक्सिस पे मतलब देखो रिपीटेड पोल का कॉन्सेप्ट याद रख लेना कि जब भी रिपीटेड पोल आएगा तो वो अनस्टेबल करता है सिस्टम को, ठीक ना। अब देखो ये जो चीज़ है ये मार्जिनली स्टेबल होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, लेकिन रिपीटेड पोल्स हमेशा सिस्टम को अनस्टेबल बनाता है, ठीक है। तो ये याद रख लो, ठीक है। रिपीटेड पोल मतलब जैसे ये देखो, ये रिपीटेड पोल नहीं है, ये सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन है जो कि मार्जिनल इमेजनरी एक्सिस पे हुआ है, तो ये मार्जिनली स्टेबल बनाएगा सिस्टम को, लेकिन ये रिपीटेड पोल है, एक ही जगह पे दो पोल आ गया है, ठीक है, तो ये अनस्टेबल, ठीक है। उसी तरह से ये देख लो सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन है लेकिन ये अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि राइट साइड में भी पोल्स है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद कर लिए, दैट इज़ इमेजनरी एक्सिस पे कितना भी पोल हो फ़र्क नहीं पड़ता, मार्जिनली स्टेबल होगा, लेकिन रिपीटेड रूट्स आ गया इमेजनरी एक्सिस पे या कहीं पे भी तो अनस्टेबल होगा, ठीक है, याद रख लिए। नहीं सॉरी गलत बोल दिए, रिपीटेड रूट इमेजनरी एक्सिस पे आ गया तो अनस्टेबल, रिपीटेड रूट्स यहाँ पे अगर आएगा दैट इज़ इस एक्सिस पे या इस एक्सिस पे
तो अनस्टेबल नहीं होगा, ठीक ना। रिपीटेड रूट सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी एक्सिस पे आएगा तो ही सिस्टम अनस्टेबल होगा, ठीक है। पहले गलत बोल दिए थे, ये सही है। रिपीटेड रूट इमेजनरी एक्सिस पे कितना भी पोल आ जाए या कितना भी रूट्स आ जाए मार्जिनल स्टेबल होगा, लेकिन इमेजनरी एक्सिस पे रिपीटेड रूट्स आ गया तो अनस्टेबल, ठीक है। तो आर का मतलब हो गया। और एक और चीज़, अगर सिस्टम में एक से ज़्यादा आर है, उसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा आर है तो रिपीटेड पोल एग्जिस्ट करेगा, ठीक ना। तो अभी तक हम क्या पढ़े कि एक आर है तो सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, मतलब दो पोल है सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, लेकिन दो आर है इसका मतलब रिपीटेड पोल प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो रिपीटेड मतलब चार पोल, दो पोल यहाँ दो पोल यहाँ, दोनों सिमेट्री में, मतलब चार पोल। तो आर ओ जी इज इक्वल टू 2 मतलब रिपीटेड पोल्स विच आर सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ठीक है। तो दो आर ओ जी मतलब चार पोल तो निश्चित है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने ये कर दिया है, आर एस टेबल में फर्स्ट कॉलम में अगर कोई साइन चेंज नहीं हुआ तो मतलब राइट हैंड रूट्स जीरो है, ठीक है, मतलब राइट हैंड रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। कंक्लूज़न ये आर एस टेबल का कि अगर साइन चेंज नहीं हुआ है इसका मतलब राइट हैंड रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये पूरा कंफर्म है, ठीक है। अगर साइन चेंज हुआ है तो जितना नंबर ऑफ टाइम्स साइन चेंज करेगा उतना संख्या का राइट हैंड साइड रूट्स होगा, ठीक है। अब तीसरा सिचुएशन में क्या कि आर भी प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे आर प्रेजेंट नहीं था, अब यहाँ पे आर प्रेजेंट हो गया तो आर क्या बताएगा कि रूट्स है जो कि सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर आर की संख्या 2 हो गई तो रिपीटेड रूट्स विल एग्जिस्ट एंड इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ठीक है। आर को सॉल्व करने का तरीका तो अभी बताया कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना होता है और ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो और उसका कोएफिशिएंट को आर में पुट कर दो रो ऑफ जीरो में, ठीक है। और अगर पोल्स निकालना है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर दो, पोल्स निकल जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन से मेन इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो तुम्हें रूट्स निकल जाएगा, ठीक है। याद रखो इससे रूट्स निकलता है, इमेजनरी एक्सिस का रूट्स नहीं, नॉर्मल रूट्स निकलेगा, ठीक है। इससे भी नॉर्मल रूट्स निकलेगा जो कि लेफ़्ट राइट कहीं पे भी हो सकता है, ये भी कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। ये गलती से लिख दिए हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सर क्या बताए थे कि इमेजनरी एक्सिस पे जो इमेजनरी एक्सिस पे जो रूट्स होता है ना उसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये तो पिछला चैप्टर में पढ़े थे। दैट इज़ कोई भी सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इमेजनरी एक्सिस पे जो पोल्स हैं, रूट्स नहीं, इमेजनरी एक्सिस पे जो पोल्स हैं, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। और हाँ एक और चीज़, आर जो होता है सिर्फ और सिर्फ ऑड पावर ऑफ एस में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इसमें s⁻1 ये ऑड पावर पे ही एग्जिस्ट करता है, इवन पे कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बस ऐसे ही था। एक और चीज़ क्या सर बताए, एक और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि आर का प्रेजेंस मतलब इमेजनरी रूट्स विल एग्जिस्ट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट अगर इमेजनरी रूट प्रेजेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या आर हमेशा प्रेजेंट होगा ही, मतलब बहुत ही श्योर शॉर्ट केस है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, अच्छा नेक्स्ट में अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है बेसिक हर्विज पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो बेसिक हर्विज पॉलिनोमियल ये तुम्हारा थर्ड ऑर्डर सिस्टम पे ही लगता है, मतलब इसका मैक्सिमम पावर 3 ही होना चाहिए तभी तुम बेसिक अप्लाई करोगे, ठीक है। और ये मतलब ये थ्योरी है क्या, तो ये थ्योरी तुम्हारा ये है कि हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल का स्टेबिलिटी पता करते हैं सिर्फ और सिर्फ देख के, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है कि समझो, ये देखो ये तुम्हारा थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर में जो बीच का दो टर्म है इसका जो कोएफिशिएंट है इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसको बोलेंगे इंटरनल प्रोडक्ट, ठीक है। और जो बाहर का दोनों कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 4 × 1 तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इंटरनल इज़ ग्रेटर देन एक्सटर्नल तो स्टेबल सिस्टम होगा,
इंटरनल इज लेस देन एक्सटर्नल तो अनस्टेबल, और दोनों इक्वल हो गया तो मार्जिनल। ठीक है, एक और चीज़, बेसिक का कंडीशन क्या है कि थर्ड ऑर्डर होना चाहिए, साथ ही साथ कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये एस का जो कोइफिशिएंट है ये प्लस है, इसका भी प्लस है, इसका भी कोइफिशिएंट प्लस है, और ये जो कांस्टेंट है इसका भी कोइफिशिएंट प्लस है। ठीक है, तो साइन चेंज तो हुआ नहीं। अगर मान लो सारा निगेटिव होता तो भी बेसिक ये होता है, क्योंकि सारा निगेटिव है तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली वो सारा प्लस ही बनेगा। ठीक है, तो बेसिक का कंडीशन चेक करना सीख गए कि थर्ड ऑर्डर होना चाहिए और सारा सेम साइन का होना चाहिए, तब उसको बेसिक हर्विज पॉलिनोमियल बोलेंगे, और ये कंडीशन लगा के तुम स्टेबिलिटी पता कर सकते हो। ठीक है, अब इसका रोल ट्रांसफर कैसे है, यूज़फुलनेस क्या है कि क्वेश्चन में तुम ट्रांसफर फंक्शन देखें। ठीक है, अब ट्रांसफर फंक्शन का तुम्हें पता है कि डिनोमिनेटर मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख के ही हम लोग स्टेबिलिटी बताते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है और तुम देख लिए कि साइन चेंज हुआ है, इसका मतलब कि वो अनस्टेबल है, मतलब उसको सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, वो अनस्टेबल है। ठीक है, एक और कंडीशन होता है दैट इज़ कोई भी इसका पावर मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एक इसका पावर मिसिंग है इसका मतलब वो बेसिक नहीं है। ठीक है, फाइनल क्या कंक्लूज़न निकला, कंक्लूज़न ये निकला कि अगर ये बेसिक है तो हम इसका स्टेबिलिटी चेक करेंगे, कैसे, ये करके। ठीक है, लेकिन अगर ये बेसिक नहीं है तो ये कंफर्म है कि ये अनस्टेबल है। ठीक ना, ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि ये तुम्हारा थर्ड ऑर्डर है, कोई साइन चेंज नहीं है, इसका मतलब ये बेसिक पॉलिनोमियल है। ये IPEP करो, तुम्हें स्टेबिलिटी का पता चल जाए कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल या मार्जिनल। लेकिन ये अगर ये बेसिक है ही नहीं तो इसका मतलब ये डेफिनेट है कि ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल अनस्टेबल है। ठीक है, ये चीज़ देखो लिखा हुआ है डेफिनेट। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, तो ये तो अगला दूसरे लेक्चर में करेंगे, इसमें खाली कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। हाँ, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट क्या आता है कि राउथ टेबल का 3 चीज़ पढ़े, दैट इज़ पहला कि सारा सब कुछ कोएफिशिएंट सब वैलिड है, कोई ROG नहीं है। दूसरा कंडीशन पढ़े कि ROG अगर हो गया तब क्या करना है, समझ लिए। तीसरा कंडीशन ये है कि पहला जो कॉलम लिखते हो उसमें मान लो कोई जीरो आ गया तब क्या होगा। ठीक है, जैसे ये वाला देखो, इसमें अगर यहाँ का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 1/2 माइनस 1/2 दैट इज़ 2 - 2 0। ठीक है, तो ये जो S³ का जो पहला आ रहा है वो तुम्हारा 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, हाँ तो इस कंडीशन में क्या करना है कि हमें एक वेरिएबल कंसिडर करना है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे देखो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एप्सिलॉन। कहने का मतलब क्या है, पहले इसको वेरिएबल कंसिडर करो और उस वेरिएबल कंसिडर करने के साथ तुम कैलकुलेशन परफॉर्म करते जाओ। तो पहला सारा उसी वेरिएबल के फॉर्म में आते जाएगा, क्योंकि इनटू माइनस करोगे तो वही आएगा। और लास्ट में क्या करना है, इस वेरिएबल को 0 पुट कर देना है। ठीक है, इसको जैसे ही 0 पुट करोगे तो सारा वेरिएबल में 0 पुट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि यहाँ देखो लिमिट लगा हुआ है, तो मतलब लिमिट में तुम 0 पुट करोगे तो उससे पहले तुम्हें फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा अच्छे तरीके से। ठीक है ना, अच्छे तरीके से फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करो, उसके बाद 0 पुट करो। जैसे मान लो ये वाला देख रहे हो, तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म है इसमें देखो ये और ये एक थोड़ा बड़ा है, तो इसको सिंप्लीफाई करके छोटा करना है, फिर 0 पुट करना है। यहाँ पे अगर 0 पुट कर दोगे तो गलत आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें गलत आंसर आ गया है। ठीक है, सर का ओरिजिनल आंसर ये है। ठीक है, तो वही ट्रिक है इसमें कि पहले फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद 0 पुट करना है। ठीक है, तो ये तीसरा था ROG के बाद कि अगर पहला टर्म 0 हो जाता है तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन को 0 पुट कर दिए तो यहाँ पे -∞ और यहाँ पे 8 आया है। अब अगर साइन चेंज देखना है तो 1 से 0 जाएगा तो इसको साइन चेंज नहीं बोलते हैं। ठीक है, 0 से नीचे देखो ये माइनस है तो ये प्लस ये माइनस साइन चेंज हो गया, और ये माइनस से प्लस साइन चेंज, मतलब 2 साइन चेंज हुआ है। इसका मतलब इसमें 2 पोल ऐसा होगा जो कि राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कोई ROG तो आकर हुआ नहीं, इसका मतलब हम लोग यही बोल सकते हैं कि कोई भी सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन पोल है नहीं। अगर सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन नहीं है इसका मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि इमेजिनरी एक्सिस पे कोई पोल्स है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल ऑर्डर 5 है, मतलब टोटल 5 रूट्स होगा। ठीक है, 5 में से 2 वो हमें राइट हैंड साइड में मिल गया। ठीक है, तो बचा हुआ 3 कहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। देखो ROG अगर नहीं प्रेजेंट है
तो इमेजिनरी एक्सिस पे कोई पोल नहीं होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी नहीं है, ठीक ना, मतलब ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? अच्छा, लेक्चर 14 आएगा। लेक्चर 14, ठीक है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आरओजी के ऊपर वाला जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है ना, तो उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे कितना साइन चेंज हो रहा है। जैसे ये इक्वेशन है ऑक्सिलरी, तो इसके नीचे कितना साइन चेंज हो रहा है उसको हम लोग काउंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसको बताने के लिए सर ने क्या किया है, 4 को क्वेश्चन लिया है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 2 होगा, फिर आगे क्वेश्चन 3 है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि ऑक्सिलरी के नीचे साइन चेंज होने से क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा कोई पॉलिनोमियल है, समझ लो कोई ट्रांसफर फंक्शन का कोई डिनोमिनेटर है, और तुम्हें इसे आरएस टेबल के सॉल्व करके इसका स्टेबिलिटी बताना है, ठीक है। तो ये समझ लो, ये देख लो, ऑर्डर 4 है, इसका मतलब टोटल 4 रूट्स इसमें होने वाले हैं, ठीक है। अब चूंकि ये डिनोमिनेटर का पार्ट है, इसीलिए अब हम इसको पोल्स बोलेंगे, ठीक है, रूट्स को पोल्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसका 4 पोल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये देख लो, इसमें तुम बेसिक हर्विज पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते हो, क्या कि यहाँ पे ऑर्डर 3 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ ये मत बोल देना कि इसमें साइन चेंज है तो ये अनस्टेबल होगा, नहीं। बेसिक हर्विज सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 3 पे ही लागू होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। इसका सबसे पहले आरएस टेबल बनाओ। तो देखो, बनाते हाँ, यहाँ देखो तुम्हारा रो ROG हो गया है, मतलब रो ऑफ जीरो हो गया है, ठीक है। तो इस रो ऑफ जीरो का इलाज क्या है कि उसके ऊपर वाला ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फ्रेम करो, उसको फिर डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कहाँ पे किए हैं, डिफ्रेंशिएट चलो नहीं किए हैं, कोई बात नहीं। डिफ्रेंशिएट मान लो सर से कॉपी कर लिए होंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और तो ये तुम्हारा नया रो ऑफ ये नया रो हो गया, और ये लास्ट S0 यहाँ तक गया। अब यहाँ पे क्या आता है, हम लोग पोल्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नहीं, सबसे पहले साइन चेंज देख लो। तो देखो साइन चेंज हुआ नहीं, हाँ लास्ट में यहाँ पे हुआ है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ नो चेंज और यहाँ से यहाँ एक चेंज, मतलब एक साइन चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या गारंटीड है कि एक राइट हैंड पोल इसका गारंटीड है, ठीक है। तो 4 में से एक पोल का तो हमें पता चल गया, बाकी सब पोल कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो एक ROG हो गया है, देखो ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। एक ROG हो गया है, ROG क्या सिग्निफाई करता है कि सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। कहने का मतलब सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन के लिए हमेशा एक पेयर ऑफ पोल चाहिए, मतलब 2 पोल चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि चूंकि एक ROG प्रेजेंट है, मतलब 2 पोल तो हमें ROG निकाल देगा। 2 पोल हमारा ROG में है, एक पोल तुम्हारा राइट हैंड साइड में है, तो एक पोल तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में गारंटीड हो गया, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक पोल एकदम गारंटीड हो गया, मतलब हम लोग इस कॉन्सेप्ट से निकाल दिए। और भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में और भी पोल हो सकता है, लेकिन एक पोल गारंटीड हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 पोल हमारा ROG से निकल जाएगा, ठीक है। अब ROG से 2 पोल कैसे निकालेंगे, तो वो ऑक्सिलरी का मदद से, ठीक है। और ऑक्सिलरी को कैसे करेंगे, तो देखो ऑक्सिलरी को तुम 0 से इक्वेट करो, ये हमें पोल दे देगा, और ऑक्सिलरी इक्वेशन को मेन इक्वेशन से डिवाइड कर दो, दैट इज़ मेन ये है, तो तुम्हें बाकी पोल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑक्सिलरी से हम लोग पोल्स निकाल रहे हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये था, इसको 0 से इक्वेट करो, 2 पोल मिल गया, ठीक है। अब ऑक्सिलरी को डिवाइड किए तो हमें 2 पोल मिल गया, ठीक है। तो ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल है, मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों, ठीक है। तो इसको प्लॉट कर दिए, तो देखो फाइनली क्या है कि जो साइन चेंज वाला था कि एक पोल राइट हैंड साइड में, तो एक पोल एक्चुअल में राइट हैंड साइड में है, और लेफ्ट साइड में 3 गो पोल है। तो इसमें ये जो 2 पोल है,
ये तुम्हारा कहाँ से आया, ये तुम्हारा ऑक्सिलरी इक्वेशन डिवाइड करने से आया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो सिमेट्रिकल वाला जो था दैट इज़ रूट सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ये तुम्हारा ये दोनों पोल होगा, ठीक है। अब ये दोनों पोल क्यों होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मतलब इस लेक्चर के एंड में पढ़ लेंगे, ठीक है, कि अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे एक साइन चेंज होता है तो जो सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन पे मतलब एक पेयर ऑफ पोल में दो पोल होता है, तो जो दो पोल सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन करेगा वो तुम्हारा लेफ़्ट और राइट मिल के सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन करेगा, ठीक है। यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। दैट इज़ ये देख लो कंक्लूज़न लिखा हुआ है कि इफ़ नंबर ऑफ साइन चेंज बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज़ 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड पोल विल बी इन सिमेट्रिकल विथ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आरओजी प्रेजेंट है, ये तो कंफर्म है, तभी तो सिमेट्रिकल पोल एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जो सिमेट्रिकल पोल एग्जिस्ट करेगा वो लेफ़्ट और राइट वाला पोल ही सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि इमेजनरी एक्सिस वाला सिमेट्रिकल पोल नहीं बनाएगा, ठीक है। इस कंडीशन का मतलब हो गया, ठीक है। दूसरा बात क्या लिखा हुआ है कि अब अगर नंबर ऑफ साइन चेंज बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज़ 0, मतलब कोई भी साइन चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि राइट साइड पोल और लेफ्ट साइड पोल विल नेवर मेक सिमेट्रिकल पोल। कहने का मतलब आरओजी क्या बता रहा था, आरओजी बता रहा था कि सिमेट्रिकल पोल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इस वाले कंडीशन में लेफ्ट और राइट वाला सिमेट्रिकल नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि लेफ्ट और राइट में पोल ही नहीं होगा, नहीं, लेफ्ट और राइट में होगा लेकिन वो सिमेट्रिकल वाला नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन पे इमेजिनरी एक्सिस पर पोल होगा, मतलब इस वाले सिचुएशन में तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस पे दो पोल एग्जिस्ट करेगा और वो दोनों सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन बनाएगा, ठीक है। और इसका थर्ड कंडीशन क्या है कि इफ़ नो साइन चेंज बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज़ 2, सॉरी ये नो नहीं है, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के नीचे दो ठो साइन चेंज हो रहा है, ठीक ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिपीटेड पोल्स विल एग्जिस्ट एंड दोज रिपीटेड पोल्स विल बी सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, ठीक है। तो इसका कंक्लूज़न क्या है कि दो पोल होगा, सॉरी हाँ, दो पोल होगा और दोनों सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा ये वाला ज़्यादा सही बैठता है, दैट इज़ रिपीटेड, क्योंकि आरओजी का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक सिस्टम में दो आरओजी है तो रिपीटेड पोल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब वो रिपीटेड पोल कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन इस वाले चैप्टर के कंक्लूजन के अकॉर्डिंग वो जो रिपीटेड पोल है वो लेफ़्ट और राइट वाला ही मिलकर रिपीटेड बनाएगा, इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं होगा, ठीक है। ये इसका इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि ये जो रिपीटेड पोल है वो लेफ़्ट और राइट मिल के बनाएगा सिमेट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे दो पोल है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आरओजी का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आरओजी कहता है कि अगर दो आरओजी है, ठीक ना, तो तुम्हारा रिपीटेड पोल होगा। लेकिन ये तो ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें ये भी सही है, ठीक है। आरओजी दो होगा तो ये याद रखना कि अगर एक आरओजी है तो इसका मतलब एक पेयर ऑफ सिमेट्रिकल पोल, लेकिन एक से ज़्यादा आरओजी है तो रिपीटेड पोल प्रेजेंट विच इज़ ऑल्सो सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ठीक है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज़ आरओजी एग्जिस्टेंस नेवर स्पेसिफाइज दैट रूट्स इमेजनरी एक्सिस पे होगा। मतलब आरओजी हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि रूट्स तुम्हारा इमेजनरी एक्सिस पे है, नहीं, आरओजी हुआ है इसका मतलब रूट्स तुम्हारा सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन पे है, ठीक है। अब ये जो लेक्चर 14 में 3 क्वेश्चन है इसको बहुत ही केयरफुली समझना, बहुत ही डिटेल से मैंने लिखा है और ये कंक्लूज़न समझ लेना, ठीक है। इसमें कुछ बड़ा ये है नहीं, बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये आता है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पार्ट 2। इसमें क्या है कि क्वेश्चन तुम्हारा कुछ ऐसे फ्रेम है कि कुछ वैल्यू नहीं दिया है, बस तुमको दिया है कि इसका ये पावर है और ये सब साइन चेंज है और तुम्हें स्टेबिलिटी गेस करना है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो बढ़िया से समझो, प्रॉपर सही से मैंने लिख रखा है, ठीक है।